भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जब देश आजाद हुआ तब से शुरू है और सन 1965 से लेकर 1999 से जो युद्ध हुआ, लगातार 1971 में युद्ध हुआ, 99 में युद्ध हुआ, इस तरह भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष चलता रहा है और आज तक चलता आ रहा है। लेकिन आज मैं 1965 में जो युद्ध हुआ था उसकी जिक्र करूंगा, उस पर बात करूंगा, उससे हमें क्या हासिल हुआ। वैसे तो वॉर से, युद्ध से किसी को कुछ नहीं हासिल होता, सिर्फ नुकसान के अलावा। जो देश युद्ध में पड़ता है उसको सिर्फ नुकसान सौभाग्य में मिलता है। दुर्भाग्यपूर्ण सभी देशों को युद्ध से नुकसान ही हासिल हुआ है, बाकी कुछ नहीं हासिल हुआ है। जैसे आजकल इजराइल पैलेस्टाइन के बीच हमास वॉर चल रहा है, दूसरा रशिया यूक्रेन के बीच वॉर चल रहा है। तो आपके सामने है वो सब कुछ कि युद्ध से क्या हासिल होता है। लेकिन दोस्तों, जितनी बार पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, हर बार पाकिस्तान की पिटाई हुई है दोस्तों। फिर उन्होंने आतंकवाद आजमाया, जिसके जरिए वो कश्मीर को आज़ाद करवाना चाहते थे और वहां पर उनके पोपट, उनके ही पढ़ाए गए सत्ताधीश कश्मीर में बैठाएंगे, कश्मीर को पहले तो आज़ाद करवाएंगे, उसके लिए वहां पर कश्मीर में अब करते थे, अब तो नहीं हो सकता क्योंकि कलम 317 हट गई। मतलब अब हमारे पास, भारत के पास एविडेंस स्ट्रॉन्ग है दोस्तों कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। बाकी पहले एक अलग दर्जा दिया गया था, जिसके कारण थोड़ा कहना कठिन था कि भारत का हिस्सा है। लेकिन अब ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि कलम 317 हटाई गई, जिसके कारण कश्मीर भारत का हिस्सा है। ऐसा कहने में हम कभी नहीं कतराएंगे और हम तो कहते ही कि भारत का हिस्सा है। लेकिन उन्होंने आतंकवाद आजमाया, चरमपंथ आजमाया वहां पर, ताकि लोगों को जो शांति से जी रहे थे उनको घर बेघर किया जाए और डर का माहौल पैदा किया जाए और मजबूरन लोग, वहां की प्रजा कश्मीर की, खुद सरकार से कहे कि हमें या तो आज़ाद करो या कुछ करो, हमारी सुरक्षा का कुछ ध्यान रखो। और न्यूज़ आते थे, 2-3 दिन में न्यूज़ आते थे कि आज एक जवान ठार हुआ, आज 2 जवान शहीद हुए। आई रिस्पेक्टिंग इंडियन आर्मी, मैंने बोला जवान ठार हुआ, लेकिन मेरे से गलती हुई दोस्तों। जवान कभी ठार नहीं होता, जवान शहीद होता है। मुझसे गलती हुई दोस्तों, सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, इसके लिए बहुत माफ़ी चाहता हूँ और हो सके तो माफ़ कर देना। एक जवान शहीद हो गया, 2 जवान शहीद हो गया, ऐसे न्यूज़ आते थे। लेकिन जब मोदी सरकार, ऐसा नहीं कि मैं मोदी की तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन जो हुआ है वो कह रहा हूँ मैं। मोदी सरकार जब 2014 में बहुमत के साथ दिल्ली में सत्ता में आया मोदी, उसके बाद एक के बाद एक बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए और उसके तहत कलम 317 हटाई गई और पाकिस्तान जो कश्मीर था उसको जो स्पेशल यानी अलग दर्जा मिला हुआ था, वो अब भारत का एक आम राज्य की तरह बन गया। तो उन्होंने वहां पर पब्लिक को हैरान किया पाकिस्तान ने, ताकि पब्लिक हैरान हो और उनका दृष्टिकोण से भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है ऐसा महसूस हो एक आम साधारण नागरिक को। ऐसे उन्होंने हथकंडे अपनाए, प्रयत्न किए, लेकिन फिर भी सौभाग्यपूर्ण कश्मीर टूटा नहीं
और उन्होंने कई बार मैंने सुना है, कोई मैं बहुत बड़ा कोई बुजुर्ग और अनुभवी इंसान तो नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने न्यूज़ में सुनता था, देखता था, उसके मुताबिक उस वक्त कश्मीर में ऐसी भी आवाज़ें आ रही थी कहीं कहीं से कि हमें आज़ाद करो, हमें आज़ाद करो। और जो इंडियन आर्मी के जो जवान वहाँ पर तैनात होते थे, उन पर पत्थर फेंके जाते थे और आर्मी को भी हैरान किया जाता था। ये जो हवा बन रही थी, उसके कारण कश्मीर आज़ाद हो गया होता। और ये जो हवा भर रहे थे, वो कश्मीर के पाकिस्तान के ही पोपट थे और कश्मीर को भारत से छीनना चाहते थे। उसके लिए कई तरह के उन्होंने हथकंडे अपनाए, जैसे कि आतंकवाद और फिर इस तरह का तख्ता पलट, प्रजा खुद कहे कि हमें आज़ाद करो, कश्मीर को आज़ाद करो, ऐसे नारे लगते थे। लेकिन आज की तारीख में 2025 में कश्मीर में अगर आतंकवाद की बात करें तो एक छोटे से हिस्से में आतंकवाद सिमट गया है। अब आपको प्रश्न होता होगा कि आतंकवाद को बिल्कुल खत्म क्यों नहीं किया जा सकता। इसकी वजह ये है दोस्तों कि आपके घर के बाजू वाला आतंकवादी होगा ना, तब भी आपको पता नहीं होगा कि वो आतंकवादी है, उसके कनेक्शन किसके साथ है। इसलिए आतंकवाद को बिल्कुल खत्म करना ये पब्लिक की समझदारी पर होता है दोस्तों, लेकिन उसको कंट्रोल करना ये, और वो आतंकवादियों के अंदर डर भरना, ये सरकार कर सकती है, मिलिट्री कर सकती है, और वो कर रहे हैं। एक जोक आया था, न्यूज में छपा था। एक मुस्लिम लड़का 18-19 साल का, उसकी माँ कहती है, बेटा आज तुम पत्थर फेंकने क्यों नहीं गए लाल चौक पर। उसने कहा कि मम्मी, उस जोक में भूल गए यार, वो क्या था कि मम्मी अब्बू आ गए हैं अब, यानी जो उनके अब्बू थे ना, वो उसको पत्थर फेंकने से मना कर रहे थे, मिलिट्री जवानों पर पत्थर फेंकने से। तो इस तरह अब्बू की सुनता था, क्योंकि अब्बू को पता था कि अब वो अब्बू आ गया है दिल्ली में, इसलिए इस तरह का भय फैलाया था दोस्तों, जो आम साधारण नागरिकों को उकसाते थे। पाकिस्तान की जो कंट्रोल उसका पूरा का पूरा पाकिस्तानी लोगों के साथ होता है। और इस तरह कश्मीर को छीनने के लिए पाकिस्तान के हर तरह के हथकंडे अपनाए, लेकिन सफलता न मिली। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन दोस्तों, जब कश्मीर की बात आती है तो एक मैं साफ तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि जब कश्मीर की बात आई और उनके राजा हरी सिंह, जब उन पर कश्मीर पर उस रजवाड़े पर जब आज़ाद दो देशों का बंटवारा हुआ भारत पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान ने हमला कर दिया था। तो राजा हरी सिंह सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास आए, तब वो हमारे देश के गृह प्रधान थे, मतलब मिलिट्री फिलिट्री सब कुछ उनके कंट्रोल में होता है। और वो भारत सरकार के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई, पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास आए कि मेरे राज्य को बचा लो। तो उन्होंने शर्त रखी कि तुम अब मेरे कटोरे से बाहर की एक आम हो, मेरे कटोरे में बैठ जाओ, यानी मेरे संघ, भारतीय संघ में, भारत राष्ट्र में के साथ जुड़ जाओ, इस राष्ट्र के साथ, भारत के साथ। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन आपको हमें बचाना होगा। तो सरदार पटेल ने कहा आप सिर्फ साइन कर दो, मैं भेज देता हूँ मिलिट्री, और मिलिट्री भेज दी दोस्तों। लेकिन तब तक पाकिस्तान ने, जिसे हम आज POK कहते हैं, और गिलगिट बाल्टिस्तान, ये दो हिस्से जिस पर पाकिस्तान ने, जब तक भारत की सेना पहुंची तब तक उन्होंने गिलगिट बाल्टिस्तान और POK के ऊपर कब्जा कर लिया था।
लेकिन फिर भी एक राजा जब दस्तखत करता है कि मेरा राज्य, उसकी सत्ता आपके हाथों में है और मैं आपको देता हूँ मेरा राज्य, ऐसा लिख कर देता है, तो आप ही सोचो वो राज्य किसका होता है। ऑफ कोर्स कश्मीर भारत का है। लेकिन दोस्तों वॉर, युद्ध से कुछ हासिल नहीं होता। और 1965 में जो भारत पाकिस्तान का पहला युद्ध हुआ, वैसे तो पहला युद्ध तो पीओके को जो जब्त किया उन्होंने, कब्जे में लिया, वो पहला युद्ध था भारत पाकिस्तान का। इसलिए मैं कहूँगा कि दूसरा युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान के बीच 1965 में। उससे क्या हासिल हुआ दोस्तों? बेकार युद्ध था, उसका कोई मकसद नहीं था, ऐसे ही, क्योंकि उनके पास जब आदमी के अंदर एनर्जी होती है ना दोस्तों, जब तक अंदर लोही जो आता है ना, ब्लड, वो जब तक गर्म होता है ना, तब तक वो आदमी उछल कूद उठक पटक करता है। लेकिन जब उसको टॉर्चर किया जाता है ना, पूरी की पूरी पावर निकल जाती है, अंदर जो हवा भरी होती है ना, वो निकल जाती है जब टॉर्चर किया जाता है। इसलिए तो जब मिलिट्री में, आर्मी में जब बंदे को भर्ती किया जाता है, तब उसको पूरी तरह से दोस्तों टॉर्चर किया जाता है, और उसके कारण वो फुल्ली डिसिप्लिन में आकर निकलता है जब ट्रेनिंग से बाहर आता है तब। इसलिए आर्मी में बहुत हद तक आदमी को टॉर्चर किया जाता है और डिसिप्लिन में आता है आदमी। तो जो 1965 का युद्ध हुआ, एक बेकार युद्ध, जिससे क्या हासिल हुआ हमें, ये एक सवाल मेरे मन में आया, क्या हासिल हुआ उससे? उसके बारे में मैंने खोज की, छानबीन की, और जो कुछ भी मिला वो मैं आपके सामने रखूंगा। और दूसरी चीज ये कि मोदी सरकार ने जो कलम 317 हटाई, उसके लिए हम सब खुश हैं। लेकिन फिर भी जो लद्दाख का, जिसे चीन ने कई सारे विस्तारों पर कब्जा किया है, भारत के विस्तारों पर, और वो तो अब पावरफुल देश है दोस्तों। अगले वीडियो में मैंने बताया कि इकोनॉमी के मामले में पावरफुल एक देश है चाइना। तो इसलिए अगर वो हम पर अटैक करता है, तो ऐसा तो नहीं कि हम ऐसे ही हार जाएंगे, मुकाबला तो कई दिनों तक चलेगा दोस्तों, ऐसे कोई, लेकिन हम पाएगा जरूर भारत। ऐसा नहीं कि आराम से हार जाएगा भारत, क्योंकि भारत के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मिलिट्री है। एक्टिव मिलिटेंट्स की बात की जाए तो संख्या के मामले में, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे पहली चीज आती है स्पेशल फोर्सेस, जिसको ऑफेंसिव कहा जाता है। दूसरी बात आती है आर्मी, इंडियन आर्मी, जो डिफेंसिव है। वो ऑफेंसिव होता है स्पेशल फोर्सेस, जिसमें पैरा कमांडो और बहुत ट्रेन्ड ऑफिसर्स होते हैं, और बहुत ही टैलेंटेड लोग होते हैं, दिमाग से वो और शरीर से भी, दोनों तरीके से पूरी तरह से ट्रेनिंग दी जाती है और कस निकाला जाता है पूरा का पूरा, जिसमें दोजख आता है, एक पीरियड आता है उस ट्रेनिंग में, कमांडो की ट्रेनिंग में। कमांडो में भी अलग अलग इंडियन आर्मी कमांडो होता है, फिर एसपीजी, एनएसजी, कई तरह के विभाग होते हैं दोस्तों डिफेंस में। तो उसको ऑफेंसिव के तौर पर देखा जाता है। जो स्पेशल फोर्सेज होती है उसको, वो तब आते हैं जब आखिरी दम पर, आखिरकार जब देश को पूरी ताकत लगानी है युद्ध में, तब फिर वो ऑफेंसिव फोर्सेस को, स्पेशल फोर्सेस के कमांडो को युद्ध के मैदान में भेजे जाते हैं। लेकिन जो इंडियन आर्मी आती है, मैं आपको गिना रहा हूँ कि भारत की सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार की है, मैं आपको बता दूं। सबसे हाई लेवल में आता है ऑफेंसिव, जिसमें स्पेशल फोर्सेज आती है। दूसरे लेवल पर आती है इंडियन आर्मी, जिसमें ऑफकोर्स हमको सबको पता है कि सेना हमारी भारत की, जो शायद आज के 2025 के आंकड़े के मुताबिक देखे तो हो सकता है 14 लाख आर्मी की संख्या है। इतने अधिकारी है, ऑफिसर्स है, और इतने एक्टिव आर्मी है इतनी हमारी। दूसरी आती है बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स,
उसके नीचे आती है जो देश में काम करती है CRPF। मैं आपको ये विभाग सारे के सारे दिखा रहा, सुना रहा। सबसे पहला ऑफेंसिव, जिसमें स्पेशल फोर्सेस के कमांडो आते हैं। दूसरी आती है इंडियन आर्मी। तीसरी आती है BSF, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है, जो बॉर्डर की सरहद की सुरक्षा करती है। उसके बाद आती है CRPF, यानी सेंट्रल पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। वो अलग तरीके से उसका यूज किया जाता है। उसके नीचे आती है CRPF, यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस। उसके नीचे आती है SRPF, जिसे स्टेट रिजर्व पुलिस कहा जाता है, जो स्टेट के मामले को संभालती है। इस तरह भारत की सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। और मैंने जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मिलिट्री बताई, वो मैंने SRP से लेकर स्पेशल फोर्सेस तक एक्टिव मिलिटेंट्स की बात की मैंने आपको, कि जब वॉर होता है, युद्ध होता है, तब SRP से लेकर पुलिस फोर्स तक, जो स्टेट की पुलिस होती है, वहां तक के जवानों को युद्ध के मैदान में उतारा जाता है। ये होती है भारत की सुरक्षा व्यवस्था दोस्तों। तो 1965 का जो युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान के बीच, उससे क्या हासिल हुआ, उसके बारे में मैं सवाल लेकर आया और उसका समाधान हम साथ बैठकर देखते हैं। 3 जनवरी 1966 को, 3 जनवरी 1966 मतलब 1966 का तीसरा दिन, लाल बहादुर शास्त्री तीसरे ही दिन, 1966 के तीसरे दिन, लाल बहादुर शास्त्री के प्रतिनिधि मंडल से, लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री थे, उनका प्रतिनिधि मंडल मतलब उनके प्रतिनिधि के रूप में उनके लिए काम करने वाला मंडल, उससे 2 घंटे पहले अयूब का प्रतिनिधि मंडल ताशकंद पहुंचा। 3 जनवरी 1966 का दिन देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, यानी 1966 का तीसरा दिन, 1966 की साल का तीसरा दिन, और लाल बहादुर शास्त्री का प्रतिनिधि मंडल से 2 घंटे पहले लाल बहादुर शास्त्री का प्रतिनिधि मंडल ताशकंद पहुंचता उससे 2 घंटे पहले अयूब का प्रतिनिधि मंडल ताशकंद पहुंचा। अब ताशकंद कहाँ पर आया है वो आप गूगल कर लेना। ताशकंद एक जगह है दोस्तों, वहां पहुंचा तो सोवियत संघ, USSR, आज का रशिया, उसने भारत और पाकिस्तान को बराबर का दर्जा देने के लिए खासी मेहनत की थी दोस्तों। उन्होंने, रूस वालों ने, भारत और पाकिस्तान दोनों देशों को बराबर का दर्जा देना, उसकी खासी मेहनत की थी उस रूस ने। उस वक्त सोवियत संघ कहा जाता था, उसके बाद में वो टूटा और आज का रूस बना, मतलब सोवियत संघ। दोस्तों एक बहुत दुनिया का सबसे बड़ा देश था और आज भी रशिया दुनिया का विस्तार के मामले में सबसे बड़ा देश है। तो उसने, रूस ने, सोवियत संघ ने भारत और पाकिस्तान दोनों देशों को बराबर का दर्जा देने के लिए खासी मेहनत की थी और दोनों टीमों के नेताओं को, भारत और पाकिस्तान दोनों टीम के नेताओं को, दोनों देशों के प्रतिनिधियों को लगभग एक जैसे आलीशान ढांचा में ठहराया गया था। एक जैसा आलीशान ढांचा उसमें ठहराया गया था। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान से आए हैं तो उनको थोड़ी कम सुविधाएं दी जाएगी और भारत से आए तो फिर उनको अच्छी सुविधाएं दी जाएगी, ऐसा नहीं था। एक आलीशान ढांचे में उनको ठहराया गया था। खुद प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री कोसिगिन पिछले कई दिनों से ताशकंद में मौजूद थे। प्रधानमंत्री कोसिगिन, खुद प्रधानमंत्री कोसिगिन ताशकंद, मैंने नाम सुना है, वैसे ताशकंद कोई जगह है, किसी देश की कैपिटल है।
उस देश के प्रधानमंत्री कोसिगिन नाम का व्यक्ति पिछले कई दिनों से ताशकंद में मौजूद थे। कोसिगिन ताशकंद में मौजूद थे पिछले कई दिनों से। ये दोस्तों मैं 2017 की बात कर रहा हूँ। उस वक्त ये रिसर्च की गई थी, इस बारे में लिखा गया था। तो कोसिगिन प्रधानमंत्री जो था, प्रधानमंत्री कोसिगिन, वो खुद पिछले कई दिनों से ताशकंद में मौजूद थे और व्यवस्था की जिम्मेवारी संभाले हुए थे, व्यवस्था की जिम्मेवारी संभाल रहे थे वो। कोसिगिन को पहला झटका तब लगा जब 3 जनवरी को ही आयुब ने उन्हें सूचित किया कि अगले दिन जब वो शास्त्री से मिलेंगे तो उनसे हाथ नहीं मिलाएंगे। आप सोचो दोस्तों कि जो कोसिगिन था, उनके प्रधानमंत्री, उनको पहला झटका तब लगा जब 3 जनवरी को आयुब ने उन्हें, आयुब की जो प्रतिनिधिमंडल वहां पर गया था, उस प्रतिनिधिमंडल ने उनको इंस्ट्रक्शन दिए थे प्रधानमंत्री कोसिगिन को कि आप 3 जनवरी को अगले दिन जो शास्त्री से मिलेंगे, प्रधानमंत्री कोसिगिन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से मिलेंगे तो उन्हें हाथ नहीं मिलाएंगे। ऐसा उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया था आयुब की प्रतिनिधिमंडल द्वारा। हो सकेगा तो आयुब क्या है और भारत का शास्त्री जी का प्रतिनिधिमंडल क्या है, वो सब कुछ मैं आगे खुलासा करूंगा। लेकिन अब आप समझो कि एक ताशकंद नाम की जगह जहां पर 2 प्रतिनिधिमंडल मिलने वाले थे, बातचीत करने वाले थे, और उस ताशकंद नाम की कोई कैपिटल और उस देश का प्रधानमंत्री कोसिगिन, उसको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। भारत के सामने वाला पक्ष आयुब प्रतिनिधिमंडल, उसने इंस्ट्रक्शन दिए थे कि आप लाल बहादुर शास्त्री से हाथ नहीं मिलाएंगे, ऐसे इंस्ट्रक्शन थे। तो आयुब को इस बात का डर था, आयुब का जो प्रतिनिधिमंडल था उसको इस बात का डर था कि उनकी शास्त्री से हाथ मिलाती तस्वीर जब पाकिस्तान के अखबारों में छपेगी तो उन पर इसका बुरा असर पड़ेगा। दोस्तों, जब आयुब को इस बात का ऐसा इंस्ट्रक्शन तो दिए थे उन्होंने कोसिगिन को कि आप शास्त्री जी से हाथ नहीं मिलाएंगे, ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए थे, लेकिन उनको डर भी था किस चीज का, कि पाकिस्तान के अखबारों में छपेगा जब तस्वीर जिसमें कोसिगिन शास्त्री जी से हाथ नहीं मिलाते हुए दिखेंगे तो उन पर इसका बुरा असर पड़ेगा आयुब प्रतिनिधिमंडल पर। तो फ्रॉम कच्छ टू ताशकंद के लेखक, फ्रॉम कच्छ टू ताशकंद, अब पता चला कि ताशकंद पाकिस्तान की एक जगह है। यह शायद दूसरी भी हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन एक जनरल नॉलेज के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ जिसमें आपको एक आइडिया मिलता है। कोई ऐसा नहीं कि ऑफिशियली सब कुछ होता है, ऐसा नहीं, और सब लोग यही कर रहे हैं। सब कुछ कोई यूट्यूब पर मिलता है वो ऑफिशियली नहीं होता है, वो एक इंटरनेट रिसर्च होती है। लेकिन ज्यादातर मैं इसका प्रयत्न करता हूँ, और जो मेरा पीछे कॉपीराइट का जो डिस्क्लेमर लगता है उसमें भी मैंने साफ साफ लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, लेकिन साफ साफ लिखा है कि मैं इस इंफॉर्मेशन को ऑथेंटिकेशन की, ऑथेंटिसिटी की मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी आप अपनी समझदारी से काम लेना। तो फ्रॉम कच्छ, जो भारत का, गुजरात का जिला है, देश का सबसे बड़ा जिला है, दूसरा देश का सबसे बड़ा जिला है लद्दाख, और पहला सबसे बड़ा जिला है देश का कच्छ। तो कच्छ टू ताशकंद सिख के लेखक फारूक बाजवा, उन्होंने मीडिया को बताया कि आयुब की इस बात पर कोसिगिन बहुत नाराज हुए। आयुब प्रतिनिधिमंडल जब वहां पहुंचा था, वहां पर ताशकंद में, तो उनकी ये इंस्ट्रक्शन
जो कोसिगिन को दी गई थी कि आप शास्त्री जी से हाथ नहीं मिलाएंगे, ऐसे इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिए थे। तो लेखक फारूक बाजवा, जिन्होंने किताब लिखी है फ्रॉम कच्छ टू ताशकंद नाम की किताब लिखी है, उन्होंने बताया था कि अयूब की इस बात पर कोसिगिन बहुत नाराज हुए थे। कोसिगिन को जब इंस्ट्रक्शन दिए गए, ऐसा कहा गया कि आप शास्त्री जी से हाथ नहीं मिलाएंगे, तो वो नाराज हुए थे इस बात से। उन्होंने कहा कि एक सरकार के प्रमुख के तौर पर शास्त्री सम्मान के हकदार है, शास्त्री जी सम्मान के हकदार है। एक सरकार के प्रमुख के तौर पर शास्त्री जी सम्मान के हकदार है। दूसरी चीज, और अयूब को इससे उन्हें महरूम नहीं करना चाहिए। अयूब की जो प्रतिनिधिमंडल वहां पर पहुंचा था, पाकिस्तान का प्रतिनिधिमंडल वहां पर पहुंचा था, उन्होंने बात रखी कि प्रधानमंत्री कोसिगिन आप शास्त्री जी से हाथ नहीं मिलाएंगे, तो वो नाराज थे और उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र के प्रमुख के नाते वो सम्मान के पूरे हकदार है और अयूब को इससे उन्हें महरूम नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कोसिगिन, उनका रुख देखकर अयूब ने अपना विचार बदल लिया था। अब कहानी में ट्विस्ट यहाँ पर आया, मोड़ यहाँ पर आया कि कोसिगिन का रुख देखकर उन्होंने रुख सामने रखा कि ऐसा नहीं करना चाहिए यार। शास्त्री जी आते हैं, एक भारत जैसा बहुत बड़ा देश, उस देश का प्रधानमंत्री आता है और हम हाथ ना मिलाए, ऐसा तो सम्मान के खिलाफ हो जाता है। और वो भी तब जब किसी देश के प्रमुख के सामने पब्लिकली हाथ नहीं मिलाता है कोई देश का राष्ट्रपति या कोई प्रमुख, तो एक बहुत बड़ी बवाल हो जाती है। इसलिए कोसिगिन का रुख देखकर जो पाकिस्तान का अयूब प्रतिनिधि मंडल था, उसने अपना विचार बदल दिया कि अब कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको हाथ मिलाना। और उनको डर भी था ना कि पाकिस्तान के अखबारों में जब छपेगा कि कोसिगिन ने शास्त्री जी से हाथ तक नहीं मिलाया, तो फिर सारी की सारी जवाब किनको देना पड़ेगा, किसको देना पड़ेगा? अयूब प्रतिनिधि मंडल को देना पड़ेगा ना। इसलिए उनको डर भी था। और जब प्रधानमंत्री कोसिगिन का रुख देखकर उनको लगा कि अब हमें फैसला बदल लेना चाहिए, तो उन्होंने अपना विचार बदल लिया था। अब भुट्टो उनके प्रधानमंत्री पाकिस्तान के भुट्टो, उन्होंने ताली नहीं बजाई थी। उनके प्रधानमंत्री पाकिस्तान ने उन्होंने ताली नहीं बजाई थी। जैसे कि कोई सम्मानीय नेता, सम्मानीय व्यक्ति आता है, स्टेज पर खड़ा होता है बोलने के लिए, कुछ अच्छा बोलता है, तो अक्सर हम सब चाहे दुश्मन होते हैं फिर भी ताली तो कम से कम बनती है दोस्तों। जैसे ट्रम्प बजाता है ना, उस तरह। तो उन्होंने, भुट्टो ने, वो भूत जैसा था इसलिए उसने ताली नहीं बजाई थी जब शास्त्री जी ने कुछ कहा होगा। आगे हम देखेंगे क्या कहा, क्या मामला था पूरा होगा। तो जब 4 जनवरी यानी 3 जनवरी को हमारा प्रतिनिधिमंडल शास्त्री जी का पहुंचा 1966 के तीसरे दिन, तो जब तीसरा दिन हुआ और चौथा दिन फिर हुआ, तो चौथे दिन को अयूब और शास्त्री पहली बार मिले। तो उस मौके पर शास्त्री, अयूब और कोसिगिन ने भाषण दिए थे। 4 जनवरी 1966 को अयूब प्रतिनिधिमंडल जो था वो और शास्त्री पहली बार मिले। तो उस मौके पर शास्त्री जी ने भी दिया था भाषण, अयूब ने भी दिया था, और कोसिगिन प्रधानमंत्री जो थे उन्होंने भी भाषण दिया था। नेता का फर्ज होता है भाषण देना। तो दूसरी चीज, इन तीनों ने भाषण दिए थे, तो शास्त्री के भाषण पर काफी तालियां बजी दोस्तों। शास्त्री जी ने, जब शास्त्री जी अच्छा बोलते थे, अच्छे वक्ता थे दोस्तों। लाल बहादुर शास्त्री थोड़े कद के छोटे थे, लेकिन फिर भी उनके अंदर जो नरमाई होती थी आदमी के अंदर, दिलास हो, वो दिल से काम ज्यादा लेते थे। और छोटे कद के थे, लेकिन वो एक सम्माननीय नेता था दोस्तों, जिसके एक वाक्य पर, जय जवान जय किसान के नारे पर
भारत के एक आम किसान ने, भारत के किसानों ने जब देश में अनाज की कमी हुई और उन्होंने जब नारा दिया कि जय जवान जय किसान, तो उस नारे पर देश के भंडार भर दिए थे दोस्तों किसानों ने। ये था शास्त्री जी का पावर। शास्त्री जी ने भाषण दिया और बहुत सारी तालियां बजी भाषण पर। सिर्फ एक शख्स ने ताली नहीं बजाई, वो थे पाकिस्तान के विदेश मंत्री, वो फिर प्रधानमंत्री भी शायद बने थे, जुल्फिकार अली भुट्टो नाम का व्यक्ति। उसने, जो पाकिस्तान का विदेश मंत्री था, तो पूरे जो वहां पर लोग थे, जो भी अधिकारी हो, बड़ा हो या छोटा हो, सब ने तालियां बजाई शास्त्री जी के भाषण पर। लेकिन एक व्यक्ति ने नहीं बजाई थी ताली, वो थे जुल्फिकार अली भुट्टो। और सीपी श्रीवास्तव शास्त्री पर लिखी अपनी किताब में लिखते हैं, सीपी श्रीवास्तव नाम का एक व्यक्ति जिसने शास्त्री जी पर अपनी किताब लिखी है, उन्होंने लिखा है कि भुट्टो से ताली बजवाने के लिए अयूब को उन्हें वाकायदा कोहनी मारनी पड़ी। क्या करना पड़ा कि देखो, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, सीपी श्रीवास्तव ने, कि शास्त्री पर लिखी अपनी किताब में उन्होंने बताया कि भुट्टो से ताली बजवाने के लिए अयूब का जो प्रतिनिधिमंडल था, उन्होंने वाकायदा कोहनी मारनी पड़ी उनको। ऐसे ताली बजा, वो बापू खड़ा है, कोहनी मारनी पड़ी थी उनके प्रतिनिधिमंडल को कि ताली तो बजा यार, वो बोल रहा है मतलब वो मीडिया में सब कुछ आ रहा है, क्योंकि जो बड़े बड़े नेता जब इकट्ठे होते हैं तो ये छोटी छोटी चीजें दोस्तों ऑब्जर्व की जाती है, जिसमें मैंने कहा उसी तरह उनके प्रशासन का जो व्यक्ति होगा, उन्होंने कोनी मारी की ताली तो बजा यार, जुल्फिकार अली भुट्टो ताली तो बजा। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, सीपी श्रीवास्तव ने, कि उनको अयूब को कोहनी मारनी पड़ी थी। और ताशकंद समझौता जो हुआ, उससे दूरी बनाने की भुट्टो की ये पहली सार्वजनिक कोशिश थी। ताशकंद समझौता जो हुआ भारत पाकिस्तान के बीच, उससे दूरी बनाने की भुट्टो की ये पहली सार्वजनिक कोशिश थी। यानी जो जुल्फिकार अली भुट्टो थे, उन्होंने पब्लिकली यानी सार्वजनिक तौर पर उन्होंने ये जो ताशकंद समझौता हुआ था, उससे दूर रहने की सार्वजनिक कोशिश मीडिया के सामने आई कि जुल्फिकार अली भुट्टो ताशकंद समझौते से खुश नहीं है और वो नहीं चाहते कि ये समझौता हो। और 5 जनवरी को यानी 3 जनवरी को हमारा प्रतिनिधिमंडल भारत का गया, पाकिस्तान का भी गया, ताशकंद गया, दोनों प्रतिनिधिमंडल मिले वहां पर। और 4 जनवरी को शास्त्री जी ने भाषण दिया और अयूब प्रतिनिधिमंडल का किसी ऑफिसर ने जुल्फिकार अली भुट्टो को कोहनी मारी की भाषण दे रहा है, तो कम से कम ताली तो बजा, वो मीडिया में आ जाएगा, ऐसा कहा। और 5 जनवरी हुई, 4 जनवरी को भाषण दिया और ये घटना घटी जिसमें जुल्फिकार अली भुट्टो ने ताली नहीं बजाई थी। और 5 जनवरी का दिन, उसका अगला दिन अचानक पता चला कि ये भुट्टो का जन्मदिन है। अचानक मीडिया में आ गया कि ये भुट्टो का जन्मदिन है, 5 जनवरी 1966 में, कि ये भुट्टो का जन्मदिन है। पाकिस्तान के सूचना सचिव अल्ताफ गौहर ने उसी समय उनके लिए एक छोटी जन्मदिन बर्थडे पार्टी आयोजित की, लेकिन वहां मौजूद लोग साफ देख पा रहे थे कि उस दिन भुट्टो का ध्यान ताशकंद के अलावा कहीं और था। ये मैंने जो बोला अब एनालाइज करता हूँ कि पाकिस्तान के सूचना सचिव अल्ताफ गौहर ने उसी समय 5 जनवरी के दिन उनका बर्थडे था जुल्फिकार अली भुट्टो का, तो उनके सूचना सचिव अल्ताफ गौहर ने उसी समय
उसके लिए एक छोटी बर्थडे पार्टी आयोजित की, लेकिन वहां मौजूद लोग साफ देख रहे थे कि भुट्टो का जन्मदिन है। लेकिन भुट्टो का ध्यान ताशकंद के अलावा भी कहीं और पर था, कहीं और था उनका ध्यान। ऐसा लोग साफ तौर पर महसूस कर पाते थे। वैसे तो दोस्तों चेहरे अक्सर गलत बोलते हैं, लेकिन आईने तो हमेशा सच बोला करते हैं। तो उसी तरफ बर्थडे पार्टी आयोजित की गई थी, जिसमें चेहरे तो अक्सर धोखा देते हैं हुजूर, सच तो आईने बोला करते हैं, आईने। मतलब ये दिल में जो होता है ना दोस्तों, चेहरे पर साफ दिखता है। तो उसके अंदर इरादा, उसकी आंखें दिख रही थी कि इसका ध्यान कहीं और पर है। उसका बर्थडे है और सब कुछ आयोजन किया गया है, लोग आए हैं, फिर भी उसका ध्यान वहां से कहीं और है। पूरी बैठक में आयुब सिर्फ सतही तौर पर बोल रहे थे। अब ये जो पूरी बैठक हुई ताशकंद समझौते के लिए, उसमें आयुब जो प्रतिनिधि मंडल था वो सिर्फ ऊपर से बोल रहे हैं, सतही तौर पर। तो इस तरह दोस्तों चेहरे कभी आईने मतलब कभी झूठ नहीं बोलते। तो उसका ध्यान कहीं और था, जुल्फिकार अली भुट्टो का। तो पूरी बैठक में आयुब सिर्फ सतही तौर पर बोल रहे थे, मतलब ऊपरी तौर पर बोल रहे थे, उनके मन पर कुछ नहीं था। तो विस्तृत बातचीत करने की जिम्मेवारी भुट्टो को सौंपी गई थी। यानी ये सब कुछ मेन उनका प्रतिनिधि मंडल जो आया था, उसमें मेन जिम्मेवारी जुल्फिकार अली भुट्टो को दी गई थी, जो विदेश मंत्री थे पाकिस्तान के। इसकी वजह से कोसिगिन का काम मुश्किल हो रहा था दोस्तों। कोसिगिन जो नाम था उसका काम भी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जुल्फिकार अली भुट्टो का इरादा भी कुछ और था। वो प्रेशर में आकर ये सब कुछ इस बैठक में आया था, और उसका बर्थडे था, तो वहां पर ये लोग वीआईपी होते हैं, तो फिर उनकी पार्टी भी मनाई गई, लेकिन उसका ध्यान किसी अन्य चीज पर था। ये सब कुछ साफ तौर पर वो लोग भी देख रहे थे और मीडिया भी देख रहा होगा। तो पूरी बैठक में सतही तौर पर ये सारा का सारा उनका आयुब प्रतिनिधि मंडल बोल रहा था। मतलब ये गुंडागिर्दी की बातें हुई। क्यों? क्योंकि उनकी कोई पड़ी ही नहीं है, ऐसे ही बस आ गए, जैसे मजबूरी में लाए गए हो, मेहमान के तौर पर लाए गए हो। ऐसा तो कुछ मतलब दिल से काम लेना चाहिए कि हम ये मामला सुलझाना चाहते हैं, ऐसा कुछ प्रभाव तो होना चाहिए ना। ये तो सिर्फ सतही तौर पर बोल रहे थे। और विस्तृत बातचीत करना मतलब सब कुछ एनालाइज करके अच्छे से समझाना, और ये सब कुछ समझौता होने वाला था, उसके लिए विस्तृत जानकारी और विस्तृत मतलब एनालाइज करके सारा का सारा जिम्मेवारी जुल्फिकार अली भुट्टो को दी गई थी, पाकिस्तान का विदेश मंत्री को दी गई थी। तो इसकी वजह से कोसिगिन का काम भी मुश्किल हो रहा था। इस कारण, इसकी वजह से, जिसमें सतही तौर पर ये लोग बोल रहे थे, मतलब ऊपरी छोर से बोल रहे थे, कुछ अंदर से मतलब मुद्दे की बातें नहीं कर रहे थे, ऐसे ही फालतू बकवास कर रहे थे। और दूसरी चीज ये कि भुट्टो का ध्यान भी कहीं और था, और वो उनका मुखिया था उस बैठक में, और उस मुखिया का ध्यान भी कहीं और है, और उनका प्रशासन भी, जो कुछ भी अधिकारी साथ आए हैं, वो भी ऊपरी छोर से बोल रहे हैं, ऊपर से सब कुछ मतलब बकवास के लिए लोग आए थे वो लोग। लेकिन भारत मसला सुलझाने के लिए गया था, भारत का प्रतिनिधि मंडल, जिसमें उन्होंने न तो तालियां बजाई। अब तालियां तो नहीं बजाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर, लेकिन मसला सुलझाने की बात रखो। तो इसकी वजह से कोसिगिन, प्रधानमंत्री जो कोसिगिन था, उनका काम भी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि पाकिस्तानी खेमे से दो अलग अलग आवाजें सुनाई पड़ रही। जो पाकिस्तान विभाग था, एक भारत था एक पाकिस्तान, दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल मिले थे, लेकिन पाकिस्तान का खेमा था, उससे दो अलग अलग आवाजें सुनाई दे रही थी। मतलब दो अलग अलग, उनकी इरादे अलग अलग थे। उनका प्रतिनिधि मंडल एक हुए होते भी दो विभाजन हो गए थे। तो अपनी निजी बातचीत में
सोवियत नेता, एक प्राइवेट बातचीत हुई जिसमें मीडिया के सामने नहीं होता है, वो प्राइवेट होता है, उस तरह से सोवियत नेता यानी रूस का कोई नेता भुट्टो को विचारों का विनाशक बतला रहे थे। जो जुल्फिकार अली भुट्टो थे उनको विचारों का विनाशक बता रहे थे। सोवियत नेता मतलब वो भारत के फेवर में बोल रहे थे, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो ऐसा कह रहा था कि ये आदमी या ये जो कुछ भी व्यक्ति है भुट्टो, वो विचारों का विनाश कर रहा है। मतलब ये सब कुछ अधिकारी मिल रहे हैं, इसमें सोचना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, और उन्होंने जो सोचा है उनकी सोच पर पानी फेर रहा है जुल्फिकार अली भुट्टो, ऐसा एक सोवियत नेता ने प्राइवेट बातचीत में कहा था। तो सीपी श्रीवास्तव जिन्होंने किताब लिखी है शास्त्री जी पर, तो सीपी श्रीवास्तव शास्त्री पर लिखी अपनी किताब में लिखते हैं कि भुट्टो का अंग्रेजी भाषा पर जबरदस्त कमांड था। अंग्रेजी भाषा उनको ज्यादा आती थी। और एक बात बता दूं कि अंग्रेजी भाषा, इंग्लिश भाषा एक भाषा है, कोई होशियारी नहीं है दोस्तों। लेकिन जुल्फिकार अल्लो की जो पकड़ थी वो अंग्रेजी भाषा पर उनका जबरदस्त कमांड था। मतलब वो एक लेखक की तरह हद तक उनकी भाषा पर पकड़ थी, अंग्रेजी भाषा पर। कमांड मतलब जो भाषा को भी अच्छे से यूज कर सके। मतलब ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जा सकते हैं जैसे लेखक, कवि, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी भाषण देते थे तो उनके शब्द दोस्तों, कमल खिलेगा, सूरज निकलेगा बोलते थे, अच्छे से भाषण देते थे। मोदी जी भी अच्छे से। तो ये दोस्तों भाषा की पकड़ होती है, जिसमें भाषा का शब्द भंडोर उनके पास होता है, इसलिए वो बोल पाते हैं अच्छे से। तो भुट्टो का जो श्रीपी वास्तव है, शास्त्री जी की किताब लिखी है, उसमें लिखते हैं कि जुल्फिकार अली भुट्टो का अंग्रेजी भाषा पर जबरदस्त कमांड था दोस्तों। वो बार बार में मसौदे में या तो कभी कभी एक कामा लगवाने पर जोर देते या उसे हटवाने पर अड़ जाते, जिसे वाक्य का पूरा मतलब ही बदल जाता। वो बार बार में मसौदे में या तो कभी एक कोमा लगवाने पर जोर देते, बार मसौदे यानी वाक्य जो होता है उसमें कभी कभी एक कोमा लगवाने पर जोर देते। यानी जब कोई लिखना होता है स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट जब कोई विदेश मंत्री देता है तो वो लिखा जाता है तो कोमा, मतलब जो लिखने में हम नहीं वो चिन्ह इस्तेमाल करते, कोमा लिखते हैं, अंतिम विराम होता है, जो डॉट आता है वो बिंदु लगाते हैं, वो सब कुछ उस पर जोर देते या उसे हटवाने पर अड़ जाते, जिससे वाक्य का पूरा मतलब ही बदल जाता। मतलब ये वाक्य का इंजीनियर था, वाक्य को इस तरह से इंजीनियरिंग करता था कि उसका प्रभाव मतलब सब कुछ अलग अलग पड़े। इस प्रकार का वाक्य का, साहित्य का, भाषा का इंजीनियर था। ये भी दोस्तों एक टैलेंट होता है, जिसमें वाक्य को अगर तार्किक रूप से देखे तो एक वकील की भाषा जो होती है ना, वो दोस्तों बहुत मायने रखता है उसका वाक्य, वकील का। क्योंकि उसमें एक शब्द या एक छोटा मोटा भाव भी अगर, मतलब कहने की शैली भी अगर थोड़ी बदलाव आ जाती है ना, तो जो केस लड़ रहा है उसकी पूरी की पूरी तासीर बदल जाती है। इस तरह जुल्फिकार अली भुट्टो का भी ऐसा टैलेंट था, उसके पास यूनिक टैलेंट था, जो वाक्य का पूरा मतलब बदलने में माहिर था। और जो ऊपरी छोर पर सतही तौर पर उनका मंत्रिमंडल बोल रहा था, और वो तो वाक्य का इंजीनियर था, भाषा का, तो फिर वो ऊपरी छोर से बोलना और सिर्फ बातें ही करना, मतलब उनको वो मसला सुलझाना नहीं चाहते थे, वो सिर्फ मनोरंजन के लिए आए थे। वो तो साला चाहता था युद्ध। तो सोवियत सोचने लगे थे, सोवियत के नेता
कि भुट्टो के साथ बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। ये दोस्तों प्रभावी आदमी था जुल्फिकार अली भुट्टो। शायद आदमी था या औरत, मुझे ये ख्याल नहीं, लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो ये तो आदमी ही होगा ना, क्योंकि मेरी यार पढ़ाई के दौरान मैंने कभी उनकी इमेज नहीं देखी है, फोटो नहीं देखी, इसलिए पता नहीं है। लेकिन जुल्फिकार अली भुट्टो तो सोवियत नेता भी डरने लगे थे कि इस आदमी से थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, और इसकी भाषा भी ये दिमाग को मतलब हैंग कर देता है। और कई लोगों की ऐसी नज़र होती है, ऐसी आंखें होती है, जो सामने वाले के दिमाग में बिना बोले भी अपनी बात रख देता है। कई आदमी ऐसे होते हैं दोस्तों, जो ऐसे नज़र डालता है ना, ऐसे ही नॉर्मली, तो उसकी आंखें सामने वाले आदमी की आंख से मिलती है ना, तो उसके दिमाग में जो चल रहा है ना, वो उसके दिमाग में घुसा देता है, घुसड़ देता है। ये टेक्निक होती है दोस्तों, साइकोलॉजी में ये सब कुछ सीखने को मिलता है। किसी दिन इस पर भी वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आई रीडिंग जिसे कहा जाता है, दिमाग पढ़ना आता है तुम्हें। इस तरह का आदमी था उस वक्त दोस्तों, 1966। तो इसलिए सोवियत नेता को सोचने लगे थे कि ये जुल्फिकार अली भुट्टो नाम का आदमी है ना, इससे थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये अलग आदमी है। तो हाजी पीर पर कोसिगिन का तर्क, हाजी पीर, उस पर कोसिगिन जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने थोड़ा तर्क दिया था। सबसे पहले बात शुरू हुई जीती हुई जमीन वापस करने के बारे में। सबसे पहले बात शुरू हुई जीती हुई जमीन वापस करने के बारे में। यानी सबसे पहले ये जो ताशकंद समझौता हुआ, तो उसमें सबसे पहले बात शुरू हुई, तो उन्होंने तर्क रखा कि जो जीती हुई ज़मीन है, मतलब लड़ाई लड़कर जो जीती हुई ज़मीन है वो वापस करना, उसके बारे में बात हुई। तो शास्त्री ने कोसिगिन से कहा, हमारे शास्त्री जी ने, जो उनके प्रधानमंत्री कोसिगिन थे, उनसे कहा, हम आत्मरक्षा के तौर पर हाजी पीर पर कब्जा करने के लिए बाध्य हुए थे। हम आत्मरक्षा करने के लिए हाजी पीर पर कब्जा करने के लिए बाध्य हुए थे। हाजी पीर कहाँ पर आया? सिंध में, जो हमारे यहाँ ठीक इस दिशा में पाकिस्तान में पड़ता है हाजी पीर। तो वो हम आत्मरक्षा के तौर पर हाजी पीर पर कब्जा करने के लिए मजबूर हुए थे, इसलिए हमने हाजी पीर पर कब्जा किया था, ताकि पाकिस्तान की तरफ से होने वाली घुसपैठ को रोका जा सके। ये शास्त्री जी ने कोसिगिन से कहा था कि हमने, और भारत हमेशा दोस्तों आत्मरक्षा के लिए ही लड़ता है। भारत को किसी पर प्रभुत्व जमाने की कोशिश नहीं करता है। भारत तो वसुधैव कुटुंबकम नाम का कोटा लेकर चल पड़ा है दोस्तों आज। तो शास्त्री जी ने ये कहा था कि हम आत्मरक्षा के लिए हाजी पीर पर कब्जा करने के लिए बाध्य हुए थे, ताकि पाकिस्तान की तरफ से होने वाली घुसपैठ को रोका जा सके। अगर हम वहाँ से हट जाए तो इस बात की क्या गारंटी है कि पाकिस्तान फिर से उस इलाके से हमारे इलाके में घुसपैठ शुरू नहीं करेगा? इस बात की गारंटी क्या है साहब? ऐसा शास्त्री जी ने कहा था कि अगर हम हाजी पीर से हट जाए तो इस बात की क्या गारंटी है कि पाकिस्तान फिर से उस इलाके से हमारे इलाके में घुसपैठ नहीं शुरू कर देगा, फिर से घुसपैठ शुरू नहीं करेगा। इस बात की गारंटी क्या है? ऐसा शास्त्री जी ने कहा था। और उन्होंने आगे कहा कि मैं समझता हूँ, मैं एक प्रधानमंत्री हूँ, तो मैं इतना तो समझता हूँ कि हाजी पीर खाली करने के बारे में आप हमारी मुश्किलों को समझेंगे। यानी उन्होंने कहा कि मैं समझ सकता हूँ कि हाजी पीर खाली करने के लिए आप हमारी मुश्किलें, हमारी मजबूरियाँ समझते होंगे। हमारी भी थोड़ी मजबूरियाँ है, जैसे कि हमें गारंटी तो दो कि पाकिस्तान फिर से घुसपैठ नहीं करेगा हाजी पीर में, तब हम हटने के लिए तैयार है। ऐसी बात शास्त्री जी ने हमारी संस्कारितों को, हमारी संस्कृति को और संस्कारिता को विश्व फलक पर उस मीटिंग में रखा था दोस्तों।
कि इस बात की गारंटी और हमारी मजबूरियां है कि पाकिस्तान हमारे देश में घुसपैठ नहीं करेगा, इस बात की गारंटी हमें दो। दूसरी चीज़ ये कि मैं समझ सकता हूँ कि हाजीपुर खाली करने के बारे में आप हमारी मुश्किलें समझेंगे। दूसरी जगहों को खाली करने के बारे में बात की जा सकती है। उन्होंने कहा कि दूसरी जगहों के बारे में अगर ये आप गारंटी देते होते, दूसरी जगहों को खाली करने के बारे में बात की जा सकती है। ऐसा न कभी नहीं बोलते हैं। जब भी ऐसी कोई बात होती है, जैसे कि चाइना और इंडिया के बीच जब बातचीत हुई सरहद के मामले में, तो कभी भी ऑफिशियली तौर पर ऐसा कभी नहीं कहा जाता कि हम खाली करेंगे, ऐसा कभी नहीं कहा जाता। हम बात करेंगे, बात की ही बात रखते हैं। प्रशासन के जो लोग होते हैं, ऐसा ऑफिशियली कभी नहीं कहा जाता कि हम खाली करेंगे, ऐसा ऑफिशियली कभी नहीं कहते। तो कोसिगिन ने जवाब दिया, जब शास्त्री जी ने ये कहा तो कोसिगिन ने जवाब दिया, हम हाजीपीर के बारे में आपकी चिंता को समझते हैं। ये तो प्लस पॉइंट था। जैसे कि शास्त्री जी ने भी कहा था कि हाजीपीर को खाली करने के बारे में आप हमारी मजबूरियों को समझते होंगे, तो उन्होंने कहा कि हाजीपीर के बारे में आपकी चिंता या आपकी मजबूरी हम समझते हैं, लेकिन अगर आप वहाँ से नहीं हटे तो पाकिस्तान छंब और दूसरे भारतीय इलाकों से नहीं हटेगा। अगर आप हाजीपीर से नहीं हटेंगे तो पाकिस्तान छंब और दूसरे भारतीय इलाकों से नहीं हटेगा। छंब एक भारत का इलाका है, वहाँ से और दूसरे इलाकों से पाकिस्तान भी नहीं हटेगा। और आप लाहौर और सियालकोट सेक्टर से नहीं हटेंगे। यानी जब कोसिगिन बोला तो उन्होंने तो सब कुछ सही बोला कि हाजीपीर के बारे में आपकी चिंता को समझ सकते हैं, लेकिन अगर आप वहाँ से नहीं हटे तो पाकिस्तान भी छंब और दूसरे भारतीय इलाकों से नहीं हटेगा, और आप लाहौर और सियालकोट सेक्टर से आप भी नहीं हटेंगे। मतलब ये जो समझौता करने के लिए हम आए हैं उसमें यथावत स्थिति रहेगी, न पाकिस्तान हटेगा न भारत हटेगा। इस तरह की कोसिगिन ने बात रखी। इस हालत में कोई समझौता नहीं हो पाएगा। आए थे तो समझौता करने के लिए, लेकिन इस हालत में जब पाकिस्तान भी हटने के लिए तैयार नहीं है, भारत भी हटने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन भारत की तो अपनी मजबूरियां है, लेकिन पाकिस्तान को तो इसमें मजा आ रहा था। तो इस तरह अगर भारत भी नहीं मानता है, पाकिस्तान भी नहीं मानता है, तो फिर ये समझौता कभी नहीं हो पाएगा और आपको खाली हाथ अपने देश लौटना पड़ेगा। दोनों गुटों को, दोनों देशों को खाली हाथ वापस लौटना पड़ेगा अपने देश। सवाल ये है कि क्या हाजीपीर आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि संभावित युद्ध की कीमत पर भी आप इस पर बने रहना चाहेंगे? ऐसा भारत के बारे में कहा गया कि सवाल ये है कि क्या हाजीपीर आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है कि आप युद्ध की हद तक जा सकते हैं? दोनों देश युद्ध की हद तक जा सकते हैं, इतना महत्वपूर्ण है हाजीपीर? ये सवाल है। तो दूसरी चीज, अगले दिन शास्त्री जी ने इस मुद्दे पर रक्षा मंत्री उस वक्त के यशवंत राव चौहान से बात की। शास्त्री जी ने दूसरे दिन उन्होंने भी कहा, हमारे रक्षा मंत्री यशवंत राव चौहान ने कहा कि हाजीपीर के मुद्दे पर शांति की संभावना को खतरे में नहीं डाला जा सकता। उन्होंने विदेश मंत्री ने कहा, रक्षा मंत्री ने, कि हाजीपीर के मुद्दे पर शांति की संभावना को खतरे में नहीं डाला जा सकता। यानी हाजीपीर मुद्दे पर शांति की संभावना है तो शांति की संभावना को हम खतरे में नहीं डाला जा सकता, संभावना को। और 7 जनवरी को, मतलब 3 जनवरी पर यह सब कुछ शुरू हुआ और 7 जनवरी का दिन हुआ। तो 7 जनवरी को अयूब और शास्त्री के बीच 2 छोटी छोटी बैठकें हुई। अयूब प्रतिनिधिमंडल, जिसमें उनके रक्षा मंत्री पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो भी शामिल थे, वो अयूब प्रतिनिधिमंडल और हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बीच 7 जनवरी के दिन
2 छोटी छोटी बैठकें हुई, हो सकता है 1-1 घंटे की मीटिंग हुई होगी, लेकिन उनका कोई परिणाम दोस्तों नहीं निकला। तो अयूब का जोर यानी पाकिस्तान का जो रुख था वो जोर कश्मीर पर था, जबकि शास्त्री उस पर इस शिखर बैठक में, शिखर सम्मेलन में, इसके दौरान औपचारिक यानी खास रूप से कोई चर्चा ही नहीं करना चाहते थे। अब अयूब का जोर कश्मीर पर था, तो शास्त्री जी उस पर इस जो मुख्य बैठक है ये, और दुनिया में मीडिया के सामने है सब कुछ, तो इस पर औपचारिक रूप से यानी खास रूप से इस पर चर्चा ही नहीं करना चाहते थे हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। तो अचानक अयूब प्रतिनिधिमंडल ने शास्त्री से उर्दू में कहा, उनकी भाषा नेशनल लैंग्वेज उर्दू है पाकिस्तान की, तो उर्दू में कहा, कश्मीर के मामले में कुछ ऐसा कर दीजिए कि मैं भी आप अपने मुल्क में मुंह दिखाने के काबिल रहूं। साले ने क्या कहा, कितना सटीक से कहा। अयूब प्रतिनिधिमंडल ने, उसके किसी खास व्यक्ति ने उर्दू में कहा कि कश्मीर के मामले में कुछ ऐसा कर दीजिए कि मैं भी अपने मुल्क में मुंह दिखाने के काबिल रहूं। मतलब इसका साफ था कि कश्मीर हमें दे दीजिए ताकि मेरी इज्जत पाकिस्तान में बनी रहे। ऐसी बात एक सामान्य साधारण प्रतिनिधिमंडल का कोई भी जुल्फिकार अली भुट्टो ऐसा कोई प्रधानमंत्री से कहता है, मतलब रिश्वत देने की बात कर रहा है कि कुछ ऐसा कर दीजिए कश्मीर के मुद्दे पर, कश्मीर के मामले में, कि मैं भी अपने मुल्क में मुंह दिखाने के काबिल रहूं। यानी समझौता ये क्या करने आया था पता था? ताशकंद का समझौता करने नहीं आया था ये आदमी, ये समझौता करने आया था कश्मीर का दोस्तों। इसलिए तो कह रहा था, उसने उर्दू में कहा था, एक पंक्ति की तरह, वो इंजीनियर था ना वाक्य का, भाषा का, तो उसने उर्दू में कहा कि कुछ साहब ऐसा ही कर दीजिए कि कश्मीर के मामले में ऐसा ही कर दीजिए कि मैं भी अपने देश में मुंह दिखाने के काबिल रहूं। मतलब मेरी काबिलियत की तारीफ हो, ऐसा कुछ कीजिए कश्मीर पर, यानी कश्मीर को हमें दे दीजिए। साफ इसका मतलब ये होता है। तो शास्त्री ने बहुत विनम्रता लेकिन मजबूती से कहा। वैसे शास्त्री जी बहुत विनम्र व्यक्ति था, उनका व्यक्तित्व, कैरेक्टर बिल्कुल विनम्र, नम्रतापूर्वक बोलने वाला व्यक्ति था। वो मैंने कहाँ पढ़ा था कि शास्त्री जी अपने बेटे से सिखा रहे हैं कि पैर कैसे पड़ते हैं। तो वो खुद देश के प्रधानमंत्री उनके बेटे के पैर पड़े कि देखो बेटा ऐसे पैर पड़ते हैं। किसी मीटिंग में उनका बेटा आया और वो ऐसे रिक्शा का हैंडल नहीं मारते, इस तरह पैर पड़ रहा था। तो उन्होंने अपने बेटे को भी विनम्रता से कहा कि देखो बेटा ऐसे पैर पड़ते हैं, और वो उन्होंने एग्जाम्पल दिया, उनके बेटे के पैर पड़े। वो इतनी विनम्रता थी उस व्यक्ति में, शास्त्री जी में, और उन्होंने विनम्रता लेकिन मजबूती से कहा था इस डायलॉग पर, जिसमें अयूब ने कहा था कि शास्त्री जी कुछ ऐसा ही कर दो कश्मीर के मामले में कि मैं भी अपने मुल्क में मुंह दिखाने के काबिल रहूं, ऐसा कुछ कर दीजिए, मतलब कश्मीर हमें दे दीजिए। मतलब साफ था इसका। तो शास्त्री जी ने जवाब दिया कि सदर साहब, मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ कि मैं इस मामले में आपकी कोई खिदमत नहीं कर सकता। ये शास्त्री जी का जवाब था कि सदर साहब, मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ कि मैं इस मामले में आपकी कोई खिदमत नहीं कर सकता। ऐसा कहा था शास्त्री जी ने। और एक नोट लिखी गई थी जो हाथों से लिखी गई थी। कोसिगिन ने शास्त्री से कश्मीर पर कुछ रियायत देने के लिए कहा। कोसिगिन ने, तो शास्त्री इसके लिए राजी नहीं हुए, यहाँ तक कि उन्होंने ये वक्तव्य देने के लिए भी इनकार कर दिया था।
जब कोसिगिन ने शास्त्री से कश्मीर पर कुछ रियायत देने के लिए कहा, यानी कुछ छुट्टी देने के लिए, कायदों में, कानून में कुछ मतलब थोड़ा सरल बनाने की बात रखी, क्योंकि कोसिगिन तो चाहता था कि ये मामला सुलझ जाए और युद्ध तक ये दोनों देश न जाए। तो उन्होंने कहा कि थोड़ी रियायत देने के लिए कहा उन्होंने, तो शास्त्री इसके लिए राजी नहीं हुए कि मैं नहीं ये करूँगा, और यहाँ तक कि उन्होंने वक्तव्य यानी भाषण देने के लिए भी इनकार कर दिया था कि वो और अयूब मतलब भारत देश का प्रधानमंत्री और पाकिस्तान का अयूब प्रतिनिधिमंडल कश्मीर पर बात करने के लिए बाद में मिलेंगे। ये मीटिंग कश्मीर के समझौते के लिए नहीं है, ये मीटिंग हाल के आज के मसलों को सुलझाने के लिए यहाँ पर आयोजित की गई है। ये तो साले कैसी बात कर रहे हैं, ये तो नंगी वाहियात बात हुई ना। और उसने साले ने ऐसा कहा शास्त्री जी से कि साहब कुछ कश्मीर पर ऐसा कर दीजिए, मतलब हमें कश्मीर दे दीजिए, ऐसे आंख मार कर कहा। ऐसा लगता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो कश्मीर दे दीजिए ना, ऐसा उसने कहा। लेकिन अगर सरदार पटेल होता दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग ये क्षण होता, सरदार पटेल होता क्योंकि उसकी तो भाषा ही दोस्तों कड़क थी सरदार पटेल की। वो अगर जवाब देता ना, उसके दिमाग से पिछवाड़े तक निकल जाता, ऐसा जवाब मिलता अगर सरदार पटेल होता है तो। लेकिन वो समय अलग था दोस्तों, क्योंकि उसकी भाषा में ही दोस्तों इतनी कड़काई थी, पटेल की भाषा में। और पटेल जब जवाब देता उसको, जब ऐसी आंख मार के कहता है ना कि साहब थोड़ा कश्मीर के मामले में ऐसा कर दो कि मेरी काबिलियत बढ़ जाए अपने मुल्क में, ऐसा उसने कहा, तो शास्त्री जी ने तो विनम्रता से जवाब दिया। लेकिन अगर पटेल होता तो यहाँ से घुसता और पिछवाड़े से निकलता उनका जवाब, मतलब होहरो उतरी जातो। गुजराती में एम कहेवाय कि होहरो उतरी जाए एवो जवाब मळतो एना जुल्फिकार अली भुट्टो ने, एम गुजराती में कहवाय। तो इस तरह दोस्तों कश्मीर पर रियायत देने के लिए कहा जब कोसिगिन ने, तो इसके लिए शास्त्री जी राजी नहीं हुए, और यहाँ तक कि उन्होंने भाषण देने के लिए भी इनकार कर दिया। और वो अयूब से कहा कि कश्मीर पर बात करने के लिए बाद में मिलेंगे, ऐसा कह दिया उन्होंने, प्रधानमंत्री ने। तो शास्त्री जी को अटल देखिए यार, चश्मा भी ऊपर उठ जाता है। वैसे चश्मा क्यों लगाया पता है? इसलिए चश्मा इसलिए लगाया है कि यार आंखों में वो होता था, डिजिटल आंखें लगती थी, आपको पता नहीं चलेगा। उसमें मेरी थोड़ी मजबूरी है दोस्तों चश्मा लगाना। वैसे जलन हो रही है यहाँ पर कानों पर, फिर भी चश्मा लगाया। तो बात पर आते हैं, शास्त्री को अटल देखकर कोसिगिन ने अयूब पर दबाव डाला। अब शास्त्री जी पर इज्जत की आ पड़ी थी दोस्तों। ऐसे सवाल एक विनम्र व्यक्ति की आदर भाव करना चाहिए, और ये नंगे लौटे समझौता कर रहे थे कश्मीर पर, और ये जब इज्जत पर आई तभी तो युद्ध हुआ था दोस्तों। तो शास्त्री को अटल देखकर कोसिगिन जो प्रधानमंत्री था, उसने अयूब प्रतिनिधिमंडल पर, मतलब जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में, वो विदेश मंत्री थे, तो उनके नेतृत्व में जो आए थे उन पर दबाव डाला थोड़ा, और अंत में अयूब राजी हो गए और शास्त्री ने अंतिम सत्र की बातचीत करने के लिए तैयार हो गए। शास्त्री भी राजी हुए और अयूब भी राजी हुए। तो पाकिस्तान की तरफ से आए समझौते के मसौदे में लिखा गया था, जो पाकिस्तान की तरफ से जो समझौता का मसौदा आया था उसमें लिखा गया था, जो हाथ से लिखा गया था, कि दोनों देशों के बीच सभी मुद्दे शांतिपूर्ण तरीके से संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत हल किए जाएंगे। ऐसा लिखा गया था पाकिस्तान की तरफ से, कि दोनों देशों के बीच सभी मुद्दे शांतिपूर्ण तरीके से संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के तहत हल किए जाएंगे, यूनाइटेड नेशंस के तहत हल किए जाएंगे। तो शास्त्री ने जोर दिया कि इस टाइप्ड मसौदे में अयूब अपने हाथ से जोड़े, बिना हथियारों का सहारा लिए हुए। क्या जवाब था दोस्तों? शास्त्री ने जोर दिया कि
कि इस टाइपिंग किए गए मसौदे में अयूब नाम का व्यक्ति है, उसको कह रहे हैं कि अपने हाथ से जोड़े। ये जो टाइप्ड मसौदे में अयूब अपने हाथ से जोड़े, बिना हथियारों का सहारा लिए हुए। यानी उन्होंने साफ साफ तौर पर किया कि अब इस मामले में हथियारों का इस्तेमाल नहीं होगा, बंदूक की नोक नहीं बोलेगी, ये शांतिपूर्ण से ही होना चाहिए। और इस टाइप्ड मसौदे में, मतलब ये जो टाइपिंग किया गया है पाकिस्तान के द्वारा, इस मसौदे में अयूब अपने हाथ जोड़े और बिना हथियारों का सहारा लिए हुए, बिना हथियारों का सहारा लिए हुए अपने हाथ से जोड़े। तो अयूब ने ऐसा ही किया। अयूब ने जैसा शास्त्री जी ने कहा, नेगोशिएट करवा लिया। बाद में जब भुट्टो ने अपने भाषणों में ताशकंद समझौते की गुप्त शर्तों का जिक्र किया, तो संभवतः ऐसा संभव था कि उनका आशय इस हस्तलिखित नोट से रहा होगा। उनका आशय यानी इन्होंने जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जुल्फिकार अली भुट्टो ने, और उसने फिर पब्लिकली भाषणों में ताशकंद समझौते की गुप्त शर्तों का जिक्र किया था उसने, जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपने भाषणों में, और फिर वो पावर में आया था। तो नोट से रहा होगा। ये हस्तलिखित जो नोट थी ना, जिसमें शास्त्री जी ने लिखा था कि इस टाइप्ड मसौदे में अयूब अपने हाथ से जोड़े, बिना हथियारों का सहारा लिए हुए। अब देखो, पाकिस्तान की तरफ से लिखा गया था कि दोनों देशों के बीच सभी मुद्दे शांतिपूर्ण तरीके से संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत हल किए जाएंगे, ऐसा पाकिस्तान ने लिखा। तो फिर शास्त्री जी ने बिना सोचे समझे विनम्रता से कहा कि बिना हथियारों का सहारा लिए, मतलब पाकिस्तान ने एक पंक्ति लिखी दोस्तों कि दोनों देशों के बीच सभी मुद्दे शांतिपूर्ण तरीके से संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन चार्टर के तहत हल किए जाएंगे। तो शास्त्री जी ने कहा बिना हथियारों का इस्तेमाल किए, हथियारों का सहारा लिए बिना ये सब कुछ होगा। ये शास्त्री जी की विनम्रता थी दोस्तों, और अयूब ने ऐसा ही किया। बाद में जब भुट्टो ने अपने भाषणों में सब कुछ, ये जो गुप्त शर्तें रखी गई थी, जो पब्लिकली नहीं करनी होती है, क्योंकि उससे पब्लिक भड़कती है सरकार पर, और सरकार पर दबाव आता है, उसके कारण युद्ध तक जा सकते हैं। लेकिन सरकारें हमेशा युद्ध नहीं चाहती। कुछ ऐसे पॉलिटिशियन आते हैं जो युद्ध तक जाते, इसलिए युद्ध नहीं चाहते, क्योंकि इसके परिणाम बहुत गंभीर होते हैं। तो उनका सहारा, ये जब भुट्टो भाषण दे रहे थे तो उनका सहारा ये नोट रही होगी, जिसमें लिखा था शास्त्री जी ने कि बिना हथियारों का सहारा लिए हुए, पंक्ति पूरी की। तो अयूब ने शास्त्री के जोर देने पर अपने हाथों से लिखा था। उनका आशय इस हस्तलिखित नोट से ये रहा होगा, जिसे अयूब ने शास्त्री के जोर देने पर अपने हाथों से लिखा था ये नोट। और ग्रोमिको की नाराजगी, अब 9 जनवरी का दिन आ चुका था, आधी रात का समय था, और सोवियत विदेश मंत्री ग्रामिको के पास एक संदेश आया। सोवियत विदेश मंत्री यानी रशिया का विदेश मंत्री ग्रोमिको, उसके पास एक संदेश आया कि भुट्टो उनसे टेलीफोन पर बात करना चाहते, रशिया के विदेश मंत्री से। तो सीपी श्रीवास्तव लिखते हैं अपनी किताब में कि ग्रोमिको फोन पर आए, रशिया के विदेश मंत्री फोन पर आए जब जुल्फिकार अली भुट्टो उनसे बात करना चाहते थे फोन पर, तो वो फोन पर आए। दूसरे छोर पर भुट्टो कह रहे थे कि मसौदे से हथियार न इस्तेमाल करने की शर्त हटा दी जाए। क्या क्या हासिल हुआ इस 1965 के युद्ध से, ये मैं आपको बात कर रहा हूँ दोस्तों। श्री श्रीवास्तव लिखते हैं कि फोन पर जब बात हुई तो वो फोन पर आए ग्रोमिको, रशिया के विदेश मंत्री, वो भी इन्वॉल्व थे इस मामले में। तो साले
जुल्फिकार अली भुट्टो ने दूसरे छोर पर भुट्टो कह रहा था कि इस मसौदे से हथियार न इस्तेमाल करने की शर्त हटा दी जाए। मतलब जब उसकी बर्थडे पार्टी मनाई जा रही थी तब भी इस चोर की नीयत बिगड़ी हुई थी और इस फोन पर भी उसकी नीयत जो अंदर थी ना वो बाहर आ गई। फोन पर ग्रोमिको के साथ जब उसने बात की कि शास्त्री जी ने उन्होंने पाकिस्तानियों ने लिखा कि ये भारत पाकिस्तान के बीच जो कुछ भी मसले है मसौदे है वो सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से यूनाइटेड नेशन के चार्टर में हल किए जाएंगे शांतिपूर्ण तरीके से। तो उन्होंने इस पंक्ति की पूर्ति करते हुए शास्त्री जी ने लिखा कि बिना हथियारों का इस्तेमाल किए हुए। उन्होंने ऐसा नहीं लिखा कि और कोई तर्क भी नहीं दिया उसके सामने कि देखिए ये आपकी बात सच है और यही होना चाहिए, ऐसा नहीं लिखा। उन्होंने डायरेक्ट लिखा कि बिना हथियारों का इस्तेमाल किए हुए। मतलब साफ था कि भारत का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री हथियारों के हिंसा के खिलाफ है। लेकिन एक भुट्टो नाम का व्यक्ति था, वो चाहता था कि हिंसा हो, लड़ाई हो, और वो लड़ाई में मानता था। तो उसने अपनी नीयत जो अंदर थी ना वो फोन पर रखी कि दूसरे छोर पर भुट्टो कह रहे थे कि मसौदे में हथियार न इस्तेमाल करने की बात हटा दे। मतलब इसमें लड़ाई तो होगी, इसमें हिंसा होगी और हथियार न इस्तेमाल करने की बात हटा दो, भुट्टो ने कहा था ग्रोमिको से, रशियन विदेश मंत्री से। तो आगे देखे तो ये सुनते ही आमतौर पर से संयत रहने वाले ग्रोमिको का चेहरा, संयत रहने वाला व्यक्ति था ग्रोमिको, रशिया का विदेश मंत्री। तो संयत रहने वाला ग्रोमिको का चेहरा गुस्से से लाल हो गया दोस्तों कि ये लोढ़ा बात क्या कर रहा है। ये दोनों देश एक दूसरे के साथ अच्छे से शांतिपूर्ण तरीके से हथियार न इस्तेमाल करके अपने दोनों देशों के हित में बात कर रहे हो और ये लोढ़ा बीच में आकर हथियार न इस्तेमाल करने की बात हटा दे, आप ऐसी बात बोल रहा है। तो दोस्तों उस ग्रोमिको का चेहरा गुस्से से लाल हो गया कि ये लोढ़ा क्या बात कर रहा है, हथियार न इस्तेमाल करने की शर्त हटा दी। मतलब साला युद्ध चाहता था और युद्ध किया और पिटाई हुई उनकी। दूसरी तो बात छोड़ दो, चलो आगे देखते हैं। तो उनका गुस्सा दोस्तों लाल हो गया, मुंह पूरा का पूरा ग्रोमिको का, रशियन विदेश मंत्री का। डायरेक्ट तो वो नहीं कह पाया किसी भारत के व्यक्ति से, लेकिन ग्रोमिको को क्या कहा, क्योंकि इसमें रशिया कॉमन था दोस्तों, वो मसला सुलझा रहा था। और रशिया हमेशा भारत की फेवर में रहा है और भारत भी रशिया की फेवर में रहा है। लेकिन पाकिस्तान अमेरिका के खेमे में था, अब चाइना के खेमे में है। तो उन्होंने कहा ग्रोमिको ने कि इस पर अभी थोड़ी देर पहले ही अयूब और आपने सहमति दी है। ग्रोमिको ने शांति से कहा, संयत रहने वाला व्यक्ति था तो शांति से कहा। गुस्से में जो आया था, आवेश तो आता है हर व्यक्ति को गुस्से का, लेकिन उस पर कंट्रोल रखना चाहिए पब्लिकली। तो उसने कंट्रोल रखते हुए कहा कि इस पर अभी थोड़ी देर पहले ही अयूब और आपने सहमति दी है। यानी आप एक नंगे व्यक्ति है यार, आपने खुद ने तो ये समझौता किया कि हाँ हथियार इसमें इस्तेमाल नहीं होंगे, और पाकिस्तान ने लिखा था शास्त्री जी से कि इसमें शांतिपूर्ण तरीके से यूनाइटेड नेशन के चार्टर में दोनों देशों के हित में शांतिपूर्ण तरीके से फैसला होगा। और फिर साले भुट्टे ने अलग से फोन लगाया विदेश मंत्री को, ग्रोमिको को, कि इसमें से हथियार इस्तेमाल न करने की शर्त हटा दीजिए। वो साला युद्ध चाहता था। तो उन्होंने कहा कि अरे नंगे लौटे, तूने अभी भी तो तेरे देश ने और तूने
सहमति इस बात पर दी है कि हम हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे और शांति का उपयोग करेंगे। नंगे व्यक्ति तूने अभी भी तो इस बात पर सहमति दी है और अब कह रहा है कि इसमें हथियार नहीं इस्तेमाल करने की शर्त हटा दे। तू तो नंगा है बिल्कुल भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो, तू तो नंगा है, ऐसा उन्होंने बोला। तो अब इससे पीछे हटने के लिए बहुत देर हो चुकी है, उन्होंने कहा ग्रोमिको ने, कि अब इससे पीछे हटने के लिए बहुत देर हो चुकी है। अब जो फैसला होना था वो दोनों देशों के बीच हो चुका है और ऐसा करना बहुत बुरा होगा और बुरा हुआ ही। ग्रोमिको का कड़ा रुख देखकर भुट्टो ने अपनी बात पर जोर नहीं दिया, क्योंकि अब उसकी पिछवाड़े में जो हवा भर चुकी थी ना वो निकल चुकी थी ग्रोमिको की बात सुनकर कि नंगे लौटे तूने अभी भी तो सहमति दी है इस बात पर और अब ये क्या कर बोल रहा है। तो फिर वो बात रखी कि ग्रोमिको का कड़ा रुख देखकर उसने फिर हवा निकल गई तो उसने जोर नहीं दिया कि चलो रहने दो। लेकिन भुट्टो ने इस समझौते को राजनीति तौर पर बहुत भुनाया और इसकी शुरुआत उन्होंने ताशकंद से ही कर दी थी। ताशकंद से ही उन्होंने, अब पॉलिटिक्स में वो चल पड़ा। ये नंगा आदमी, औरत कहो तो भी वो भी सच है, ये औरत ही होती है जो नंगी थी बिल्कुल। तो उन्होंने, भुट्टो ने इस समझौते को पॉलिटिकली लिया, राजनीति के तौर पर लिया और बहुत भुनाया, घिसा पीटा और मरी मसाले डालकर पब्लिक के सामने पेश किया और पावर में आया। इसकी शुरुआत उन्होंने ताशकंद से की थी। समझौते पर दस्तखत होने के बाद वो वही शख्स थे जिन्होंने ताली नहीं बजाई। अब समझौते पर दस्तखत होने के बाद वो वही शख्स थे, जब समझौते पर दस्तखत हुए, दोनों देशों के प्रमुखों ने दस्तखत किए कि ये सब कुछ गाइडलाइन है, टर्म्स एंड कंडीशन है और इन सभी नियमों और कानूनों के साथ हम दोनों देश इस बात पर समझौता रखते हैं और समझ लेते हैं एक दूसरे को। ऐसा जब दस्तखत हुआ तो इस साले नंगे वाहियात भुट्टो ने ताली नहीं बजाई, जैसे कि शास्त्री जी के भाषण के बाद भी नहीं बजाई थी। फिर उनको उनके आयोग के मंत्रिमंडल को कोहनी मारनी पड़ी कि साले भुट्टो ताली तो बजा कम से कम। ये आदमी था दोस्तों भुट्टो। तो यहाँ तक कि जब आयोग भाषण दे रहे थे, आयोग उनके व्यक्ति भी भाषण दे रहे थे, तो भुट्टो बार बार अपना सिर हिला रहे थे, मानो कह रहे हो कि इस समझौते से उनका कोई लेना देना नहीं है। अब देखो दोस्तों, मैं आपको ये हूबहू चित्रित करता हूँ इस वीडियो में कि जब उनका आदमी दस्तखत हुए समझौते पर और उनका आदमी आयोग भाषण दे रहा था और ये आदमी जुल्फिकार अली भुट्टो ऐसे मुंह हिला रहा था जैसे कि उसको कोई लेना देना ही ना हो इस समझौते से। क्योंकि मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ सबको, मैंने कहा ना, इस तरह साला मुंह हिला रहा था जुल्फिकार अली भुट्टो, क्योंकि उसकी गांड में हवा थी और वो निकल गई। इसके कुछ ही घंटों के अंदर शास्त्री को अचानक दिल का दौरा पड़ा था दोस्तों। ताशकंद समझौता हुआ, देश को एक अच्छी विरासत मिली। कुछ ही घंटों बाद शास्त्री जी को दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया दोस्तों। इसके कुछ ही घंटों के अंदर ये दुर्भाग्य रहा हमें। और ये आदमी लाल बहादुर शास्त्री, जिसने विनम्रता के साथ पाकिस्तान की बात में बात मिलाई थी और हाथ में हाथ मिलाया था, लाल बहादुर शास्त्री ने। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच समझौता होगा और वो भी शांतिपूर्ण तरीके से, यूनाइटेड नेशन में, यानी दुनिया की अदालत के सामने। तो शास्त्री जी ने कहा कि वो भी बिना हथियार का इस्तेमाल किए हुए, और ये कहकर समझौता करके देश का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जिसकी जब धोती फटती थी और बचा खुचा कपड़ा जब बचता था उसका भी रुमाल बनाकर पहनने वाला
सीधी सादी जिंदगी जीने वाला देश का प्रधानमंत्री कुछ ही घंटों के बाद दिल का दौरा पड़ा और चला गया, स्वर्गस्थ हुआ। ये थे लाल बहादुर शास्त्री दोस्तों, विनम्र बिल्कुल। तो निधन हुआ तो जब वो रात के 9:45 पर अयूब से आखिरी बार मिले थे, उस रात जब ये दस्तखत हुए और सब कुछ मसला खत्म हुआ, तो उस रात 9:45 पर, ठीक 9:45 पर अयूब से आखिरी बार मिले थे। तो अयूब ने कहा था उस वक्त खुदा हाफिज, शास्त्री ने भी कहा खुदा हाफिज और फिर जोड़ा अच्छा ही हो गया। देखो दोस्तों, ये हूबहू मैं आपको चित्रित करता हूँ, प्रस्तुत करता हूँ कि जब आखिरी बार मिले थे 9:45 पर, उनको जब दौरा पड़ा दिल का, उससे पहले शास्त्री जी, तो जब वो मिले थे अयूब ने कहा था खुदा हाफिज, उनके मुसलमान कहते हैं ना खुदा हाफिज, तो शास्त्री जी ने कहा खुदा हाफिज, फिर शास्त्री जी ने आगे कहा अच्छा ही हो गया, अच्छा ही हो गया। दोस्तों ये था, ये दिल था, ये संस्कारिता थी भारत की दोस्तों। तो इस पर अयूब बोले खुदा अच्छा ही करेगा। अयूब ने भी फिर जोड़ा कि खुदा अच्छा ही करेगा, भगवान अच्छा ही करेगा। जब शास्त्री के शव को दिल्ली लाने के लिए ताशकंद हवाई अड्डे पर ले जाया जा रहा था, ये जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको बात बता दूं कि लाल बहादुर शास्त्री का निधन ताशकंद में हुआ था, दिल के दौरा पड़ने की वजह से। तो उनका पार्थिव शरीर ताशकंद हवाई अड्डे पर ले जाया जा रहा था। तो रास्ते में हर सोवियत, भारतीय, पाकिस्तानी झंडा आधा झुका हुआ था दोस्तों। यह था शास्त्री जी का सम्मान, जिसमें जुल्फिकार अली भुट्टो ने तो तालियां नहीं बजाई थी, लेकिन पाकिस्तान, रूस और भारत तीनों देशों के झंडे आधे झुके हुए थे जब शास्त्री जी का पार्थिव शरीर भारत ले जाया जा रहा था। तब तो जब शास्त्री के ताबूत को कार से उतारकर विमान पर चढ़ाया जा रहा था, तो उसको कंधा देने वाले में सोवियत प्रधानमंत्री कोसिगिन के साथ साथ अब मुझे पता चला कि कोसिगिन रूस का प्रधानमंत्री था दोस्तों। अब मुझे पता चला, ये रिसर्च लेकर आया तब मुझे पता। तो देखो दोस्तों, जब शास्त्री के शव को, पार्थिव शरीर को, ताबूत को कार से उतारकर विमान पर चढ़ाया जा रहा था, विमान पर, प्लेन में, तब उसको कंधा देने वाले में, उस पार्थिव शरीर को कंधा देने वाले में रूस के प्रधानमंत्री कोसिगिन भी थे। उनको कंधा दिया था शास्त्री जी को। उसके साथ साथ पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान भी थे। अब मुझे पता चला कि अयूब प्रतिनिधिमंडल जो गया था, वो अयूब पाकिस्तान का राष्ट्रपति था। मतलब भारत के प्रधानमंत्री को रूस के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने कंधा दिया था। कोसिगिन रशिया के प्रधानमंत्री, सोवियत संघ के, और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान, दोनों ने कंधा दिया था प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के पार्थिव शरीर को। अब जो 1965 में जो लड़ाई हुई वो बेकार की थी। इससे क्या हासिल हुआ, ये सब कुछ मैंने आपको पूरी की पूरी समझाई कि जो समझौता हुआ और पाकिस्तान का क्या रुख था और भारत का क्या रुख था, बीच में रूस था, ये सब कुछ आपको सुनाया। इसमें दोस्तों देखो, पाकिस्तान का कोई कसूर नहीं था, लेकिन पाकिस्तान का एक सियासी आदमी, उसका कसूर था। वो था जुल्फिकार अली भुट्टो। तो मानव इतिहास में ऐसे बहुत कम उदाहरण है कि एक दिन पहले एक दूसरे के घोर दुश्मन कहे जाने वाले प्रतिद्वंदी न सिर्फ एक दूसरे के दोस्त बन गए थे, बल्कि दूसरे की मौत पर अपने दुख का इजहार करते हुए
उसके ताबूत को कंधा दे रहे थे। मानव इतिहास में ऐसे बहुत ही कम उदाहरण है मानव के इतिहास में कि एक दिन पहले एक दूसरे के घोर दुश्मन कहे जाने वाले दो राष्ट्र सिर्फ एक दूसरे के दोस्त ही नहीं बने थे, बल्कि दूसरे की मौत पर अपने दुख का इजहार कर रहे थे और उसके ताबूत को यानी उसके पार्थिव शरीर को कंधा दे रहे थे। ये दोस्तों प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जो मरने के बाद भी अहिंसा परमो धर्म को साबित करके गया। लेकिन एक रावण था उसमें, जुल्फिकार अली भुट्टो, जो नेगोशिएट नहीं कर रहा था। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री निधन हुआ तब दुश्मन भी उनको कंधा देने के लिए आए थे। ये था प्रधानमंत्री देश का। जब उसने बोला था जय जवान जय किसान, तो देश के किसानों ने देश के अनाज के भंडार भर दिए थे। ये था लाल बहादुर शास्त्री। तो दोनों देशों जो दुश्मन थे वो भी शास्त्री को कंधा दे रहे थे। मानव इतिहास में दोस्तों ऐसे उदाहरण आपको नहीं मिलेंगे जो भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर लाल बहादुर शास्त्री ने रखा दुनिया के सामने। तो शास्त्री के जीवनीकार सीपी श्रीवास्तव लिखते हैं, वैसे तो ये जो ताशकंद समझौता है इसी के बारे में बात कर रहा है मैं, लेकिन इसमें लाल बहादुर शास्त्री की जीवनी भी आ गई है। इसको मल्टी टास्किंग मैंने किया, मतलब इसमें लाल बहादुर शास्त्री, पाकिस्तान का रुख, जुल्फिकार अली भुट्टो, ये सब कुछ केंद्र में रखकर ये कहानी सारी की सारी बताई गई है। ये कहानी मतलब कोई आभासी झूठी बूठी कहानी नहीं है, ये हकीकत है। तो श्रीवास्तव लिखता है, सीपी श्रीवास्तव उसकी किताब में, कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि शास्त्री की मौत पर अयूब कितने रंज और सदमे में थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। जब उन्होंने बायोग्राफी लिखी है तो उन्होंने, सीपी श्रीवास्तव कहता है कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि उन्होंने शास्त्री की मौत पर उनके राष्ट्रपति पाकिस्तान के अयूब खान कितने रंज और सदमे में थे कि ये आदमी, जब उसने कहा खुदा हाफिज, तो शास्त्री जी ने भी कहा खुदा हाफिज, जो हो गया वो अच्छा हुआ, आखिरकार अच्छा ही हुआ। तो अयूब खान ने भी कहा था, अयूब खान ने भी, वैसे अयूब खान नहीं, अयूब खान ने भी कहा था कि आखिरकार खुदा अच्छा ही करेगा, और ऐसा कर कर चले गए, अच्छा करके गया आदमी लाल बहादुर शास्त्री। तो वो खुद देख रहे जीवनीकार कि जब कंधा दे रहे थे पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान, तो वो कितने सदमे में थे, वो उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। अगले दिन जब ताशकंद समझौते की खबर के साथ अयूब के शास्त्री के शव को कंधा देती तस्वीर पाकिस्तानी अखबारों में छपी, तो पाकिस्तान के लोग आश्चर्यचकित रह गए कि उनको पता चल गया कि हमारे कुछ पॉलिटिशियन ही हम दोनों देशों के बीच बनाते बिगाड़ते हैं, कुछ पॉलिटिशियन ही। बाकी जब उनके राष्ट्रपति पाकिस्तान के, जब भारत के प्रधानमंत्री के शव को कंधा दे रहे थे और सदमे में थे, ऐसी तस्वीर देखते ही जब अखबारों में पाकिस्तान के लोग, तब सबको आश्चर्यचकित रह जाते। दोस्तों रोना आ जाए ऐसी ये तस्वीर होगी कि कैसे एक आदमी जो सब कुछ अच्छा करके चला गया, ये कैसा दृश्य होगा ये, जिसकी मृत्यु भी विदेश में हुई और उसकी मृत्यु भी अहिंसा परमो धर्म उसका नेतृत्व करते हुई और शांति, दोनों देशों के बीच शांति के बीज बो कर गया वो आदमी।
भले उसकी विरासत हमने बदली बिगड़ी, कुछ भी हुआ वो मायने नहीं रखता है। और इसी प्रकार का प्रसंग एक प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी हुआ था। जब वो किसी देश में किसी मीटिंग के लिए गए थे तो उस वक्त उनके प्रधानमंत्री, क्या नाम है वो, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, वो शायद कराची आए थे उनके किसी सगे वाले की शादी में। तो उन्होंने वहां से फोन किया मोदी जी ने नवाज शरीफ से कि मियाँ साहब कहाँ हो आप, मैं तो मिलने आ रहा हूँ। तो नवाज शरीफ ने कहा मैं तो यार कराची में शादी में हूँ, आप कहाँ से बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं तो वहाँ से बोल रहा हूँ, किसी भी देश में गए हैं वो, यूरोप के शायद या शायद दुबई गए थे। तो उन्होंने कहा यार मियाँ साहब आप भी कैसे हो, टाइम पर घर नहीं रहते हो, शादी ब्याह में चले जाते हो। फिर मोदी जी ने सरप्राइज दिया उसको, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को। वो सीधे सीधे जो वो जहां पर शादी में थे वहां पर चले गए मोदी जी। और उसके कारण उसके दूसरे दिन जब वो शादी में गए और फिर उनको नवाज शरीफ को पता चला किसी तरह के मोदी जी आए हैं, भारत के प्रधानमंत्री सीधे उड़ान भर के कहाँ से आ रहे हैं और अचानक से आए हैं। तो फिर उनको वो तो हक्के बक्के रहे हैं, क्या कह रहे हो, अभी भी तो मेरी बात हुई है। वो आ गए और फिर मोदी जी उनसे मिले, उनके घर गए, उनसे बातचीत हुई और सब कुछ अच्छे से बातचीत हुई। लेकिन उन्होंने आग्रह किया था नवाज शरीफ ने कि आप मेरे प्लेन में ही आ जाइए, आपको वहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं, आप हम घर में बात करके आते हैं, फिर सुबह होगी तो चले जाना। तो उन्होंने कहा मोदी जी ने कि एक देश का प्रमुख दूसरे देश के प्रमुख के साथ एक ही वाहन या विमान में नहीं बैठता, 100 बार सोचता है, क्योंकि इसका मतलब कि आपको पता नहीं होगा भड़क जाती है आग, क्योंकि ये तो मिली भगत हुई ना। इसलिए वो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं करना है, मेरे प्लेन से आता, विमान से आता, हेलीकॉप्टर से आता हूँ, आप अपने। और फिर वो दोनों मिले और ये सरप्राइज जो मोदी जी ने दी ना, उसका प्रभाव दोस्तों पॉजिटिव पड़ा पाकिस्तान की साधारण आदमी पर कि भारत उसकी नीयत साफ है, इसका प्रभाव बढ़ा। और इसी तरह जो इनका प्रभाव पड़ा कि अयूब खान जो भारत के प्रधानमंत्री के शव को कंधा दे रहे हैं, इसका भी पॉजिटिव प्रभाव पड़ा। इसी तरह मोदी जी के साथ भी ये हुआ, उन्होंने सरप्राइज दी थी नवाज शरीफ को। तो धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि ताशकंद घोषणा पाकिस्तान की एक तरह की कूटनीतिक हार थी। अब जब ये छपी तस्वीर तो आश्चर्यचकित हो गए लोग। तो धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ पाकिस्तान के लोगों को कि ताशकंद घोषणा पाकिस्तान की एक तरह की कूटनीतिक हार थी, ऐसा महसूस हुआ। और कश्मीर जिसके लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी 1965 में, उसका इसमें कोई जिक्र ही नहीं किया गया था। अब कश्मीर वो तो इस मामले से बाहर था दोस्तों, कश्मीर का कोई बात ही नहीं आती है कश्मीर की। इस मीटिंग में ये जो समझौता हुआ, ताशकंद समझौता, उसमें कश्मीर की कोई बात ही नहीं थी। लेकिन मैंने आगे बताया ना कि एक अयूब खान के प्रतिनिधि मंडल में सदर खान ने कहा था, अदर खान या किसी नाम के, उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसा ही कर दो शास्त्री जी कि मैं भी कश्मीर के मामले में कुछ ऐसा ही कर दो शास्त्री जी की मैं भी अपने मुल्क में मुंह दिखाने के काबिल रहूं, ऐसा कहा था उसने। लेकिन इसमें कोई कश्मीर की बात नहीं थी। और शास्त्री जी ने भी कहा था कि कश्मीर के मामले में अलग से बात होगी, इसमें बात नहीं होगी, ये तो ताशकंद समझौता है। तो उसका इसमें जिक्र नहीं हुआ था कश्मीर का। लेकिन उनके लिए 1965 की लड़ाई एक बेकार की लड़ाई साबित हुई।
आप समझ रहे हो ना। न तो कुछ उनको हासिल कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उनको हार मिली थी पाकिस्तानियों को। लेकिन इसमें कुछ पॉलिटिशियन है पाकिस्तानी, अगर वैसे पाकिस्तान में भी हिंदी बोली जाती है और समझी जाती है, भारत में भी बोली जाती है, समझी जाती है, और बांग्लादेश में भी समझी जाती है। तो मेरी बात समझ रहे होते हो तो आपको बता दूं कि न भारत के लोग चाहते हैं युद्ध, न पाकिस्तान के लोग चाहते हैं युद्ध। युद्ध चाहते हैं कुछ पॉलिटिशियन, जनता को दिखाने के लिए कि उनकी देश में कितनी चलती है। जैसे अगर उस वक्त जब एयर स्ट्राइक की गई और सर्जिकल स्ट्राइक की गई, उस वक्त एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होती, उस वक्त युद्ध होता दोस्तों, अगर मोदी चाहता तो। लेकिन मोदी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि भारत, उसकी संस्कारिता और संस्कृति में ये नहीं है। नी हथों पर हाथ उठाना, ये भारत की संस्कृति नहीं है दोस्तों। भारत की संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम, दुनिया ही हमारा परिवार है। इसी कोटा को साथ लेकर चलने वाला ये देश सबको साथ लेकर चलता है, और यही वर्तन करता है। तो ये थी दोस्तों कहानी, जिसमें ताशकंद समझौता था एक, जिसमें भारत का प्रतिनिधिमंडल था, एक पाकिस्तान का प्रतिनिधिमंडल था, और ताशकंद में समझौता होने वाला था। हाजीपुर से वो हट जाए, वहां से वो हट जाए, तो दोनों देश अड़े हुए थे। बीच में रूस के प्रधानमंत्री थे, ओसीगी में जो नाम मैंने बोला वो थे, रूस के प्रधानमंत्री भी थे बीच में। लेकिन इसमें एक दो लौंठे ऐसे घुस गए थे जो कश्मीर लेना चाहते थे, और उसके कारण 1965 में युद्ध हुआ दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच। लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं हुआ। इसके बारे में ये वीडियो था, जिसमें मैंने सब कुछ एनालाइज किया आपके सामने कि ताशकंद समझौता हुआ, जिसमें कश्मीर का जिक्र नहीं किया गया था। लेकिन हाँ, प्राइवेटली बात की गई थी इसमें कि कुछ ऐसा ही कर दो शास्त्री जी कि हमारी भी मुल्क में मुंह दिखाने की काबिलियत बनी रहे। और ऐसा भी पाकिस्तान ने लिखा था कि ये सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो। तो फिर शास्त्री जी ने कहा कि वो भी बिना हथियार के। लेकिन फिर जुल्फिकार अली भुट्टो ने रशियन विदेश मंत्री से फोन किया, उनका नाम था, एक मिनट में बताता हूँ आपको, उनका नाम था ग्रोमिको से जब जुल्फिकार अली भुट्टो ने बात की कि इसमें से बिना हथियार, वो हथियार का इस्तेमाल न करना, ये शर्त हटा दो, हम तो हथियार इस्तेमाल करना चाहते हैं। और उन्होंने 1965 में किया, हथियार इस्तेमाल किया, लेकिन पिछवाड़े में घुसेड़ दिए सारे के सारे हथियार 1965 में। वो कश्मीर प्राप्त करने के लिए ये सब कुछ हथकंडे अपनाए थे उन्होंने, जुल्फिकार अली भुट्टो ने। हो सकेगा तो मैं बताऊंगा कि किस नेता के नेतृत्व में, पाकिस्तान में किस नेता के नेतृत्व में 1965 की लड़ाई हुई थी। समय आएगा तब बताऊंगा। और ये था वीडियो, मैंने एनालाइज किया कि 1965 की लड़ाई से किसी को कुछ नहीं मिला, किसी को कुछ नहीं हासिल हुआ। तो ये था वीडियो। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, स्पेलिंग है एक इंग्लिश में शब्द है लाइक, जिसका मतलब होता है पसंद है मुझे। अगर आपको पसंद है ना तो लाइक करना। दूसरा होता है शेयर, मतलब दूसरों को भेजना। तो अगर आपको ये मेरी बातें, मतलब कुछ एक 5 मिनट की बात भी, ये एक वाक्य भी अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आपको दिल कहेगा कि नहीं, इसको मेरे दोस्त को सुनाना होगा, मेरे दोस्त के साथ ये बात करनी होगी, तो आप उनको शेयर भी कर देना।
दूसरी बात आती है कि ऐसे वीडियो देखने चाहिए और इनके सभी वीडियो देखने चाहिए, तो फिर सब्सक्राइब करना। और ऐसा लगता है कि टाइम पर देखना चाहिए, जब वो अपलोड करते हैं तब देखने चाहिए, तो फिर बेल आइकन प्रेस कर देना। और आज इतना ही। बाकी वीडियो देखने के लिए दिल की गहराइयों के साथ आपका, आप चाहे पाकिस्तानी हो, भारतीय हो या बांग्लादेशी हो, कोई भी हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे साथ कहो वसुधैव कुटुंबकम, दूसरा कहो अहिंसा परमो धर्म। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।